तो क्लास 10 के फिजिक्स के सबसे पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन। इसमें पिछले वीडियो में अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र प्राप्त कर दिए थे, सिद्ध कर दिए थे 1/f = 1/v + 1/u। आज पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र प्राप्त करना। उत्तल दर्पण में 1/f = 1/v + 1/u साबित करना है। तो कैसे, तो ध्यान रखेंगे कभी कभी स्पेशली दर्पण में भी देता है तो उत्तल या अवतल देता है, कभी कभी डायरेक्ट दर्पण में लिखा रहता है तो हम किसी में बना सकते हैं। अगर नहीं भी पूछा जाता तब भी इसमें जानकारी रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए इसका पहले किरण आलेख खींचते हैं। तो उत्तल दर्पण में डायग्राम खींचने के लिए बताए थे। ये देखिए चांद की सहायता से दर्पण या गोलीय भाग पहले बनाए, इसमें कलय किए, यह एक प्रकार का उत्तल दर्पण हुआ। इसमें एक बीचों बीच एक जो है लाइन खींचे, लकीर खींचे, इस पर जो है पी दिए जो इसका नाम यहाँ ध्रुव हुआ। इसमें फोकस दिए, इसमें वक्रता केंद्र किए। तो फिर एक बार चर्चा कर देते हैं, वैसे तो बार बार चर्चा किए हैं। देखिए उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र इसके परावर्तक सतह के अपोजिट अर्थात विपरीत होता है, अर्थात दर्पण के पीछे होता है। इसमें हम बीम को यहाँ रखते हैं। तो बीम को रखे तो यह बीम कहाँ स्थित है, तो वैसे तो देख के पता चलेगा, फिर भी बोलते हैं, इसे भी समझिए। यह बीम फिलहाल अनंत और दर्पण के बीच स्थित है। इसे हम लोग अनंत और ध्रुव के बीच भी बोल सकते हैं। तो इसमें रूल पढ़े हैं कि वह किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है दर्पण से परावर्तित होकर पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। तो देखिए एक किरण हम यहाँ से ले जाते हैं और यह किरण कहाँ जाता है, तो वक्रता केंद्र पर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। यह किरण खींचे, तो यह किरण खींचे वह किरण जो वक्रता केंद्र पर होकर या वक्रता केंद्र से होकर जाती है या जाते हुए प्रतीत होती है। तो ये वक्रता केंद्र से होकर क्या है, जाते हुए प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होकर के यहीं से यह जो है परावर्तित हो गया। तो इसे पीछे की तरफ बढ़ाए, तो पीछे की तरफ बढ़ाए तो ये देखिए ये सी तक गया हुआ है। तो यहाँ जाने और आने दोनों किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों। दूसरा किरण यह लेते हैं कि यह पढ़ाए वह किरण जो दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है। देखिए इसमें डायग्राम जो बना इस तरह, वह किरण जो दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है, यह दर्पण से क्या होगा, परावर्तन के बाद उतने ही कोण पर रिटर्न हो जाएगा। जितने कोण पर ये पड़ रहा था उतने ही कोण पर यह क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जितना कोण पर वह पड़ा उतना ही कोण पर यह क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसका मतलब हुआ ये कोण और ये कोण क्या हुआ, बराबर हो गया। ये आर भी लिख सकते हैं या 1-2 भी लिख सकते हैं। तो इस किरण को जब पीछे की तरफ बढ़ाया गया तो यहाँ एक कटता हुआ प्रतीत थोड़ा, मतलब परावर्तित किरण दोनों परावर्तित किरण कहाँ कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर जो कटता हुआ प्रतीत हो रहा है तो यह बना एक प्रतिबिंब। तो बीम का नाम यहाँ दिए ए बी, इसका प्रतिबिंब बना A', B'। यह हुआ इसका डायग्राम किरण। तो यह डायग्राम जब बनाए तो इसी में दर्पण सूत्र प्राप्त होगा। वैसे एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर भी ले सकते हैं, उससे भी साबित होगा, लेकिन इससे आसान होता है। तो इसका नाम लिख देते हैं दर्पण का MN। और यह किरण आलेख पहले भी पढ़े हैं, पहले से भी जान रहे हैं। दर्पण के पीछे ही उत्तल दर्पण ही बनता है, हमेशा काल्पनिक ही बनता है, छोटा ही बनता है। माना कि MN एक उत्तल दर्पण पर अनंत और दर्पण के स्थित है। दर्पण के पीछे
ए डैश बी डैश बना है, जो एवं छोटा है। देखिए सारा बात पहले से ही जानकारी होगा, इसलिए इतना लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं हो। हालो पढ़े थे उत्तल दर्पण में जब बीम अनंत और फोकस अनंत और दर्पण के बीच स्थित होता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो काल्पनिक होता है, सीधा होता है, बीम से छोटा होता है। यह डायग्राम भी पढ़े हैं तो देख लीजिए, यह डायग्राम लिखे। अगर इसमें यह चीज़ का भी चर्चा करना होगा, इसमें इस चीज़ को भी अगर दिखाना चाहे तो इसमें दिखा सकते हैं। इसमें या इस किरण आरेख में एपी हम किसके नाम से जानते हैं, तो एपी वस्तु की दूरी के नाम से। यहाँ चिन्ह परिपाटी अभी नहीं लिखे हैं, सिर्फ यह शो किए कि यू क्या होता है। तो एपी वस्तु की दूरी है, यह हो गया यू, अर्थात यही पी है, ये पी है ये। अब इसमें है ए डैश पी। ए डैश पी क्या है, या प्रतिबिंब की दूरी, इसे भी से डिनोट करते हैं। अब पी सी इसमें क्या हो गया, तो यह वक्रता त्रिज्या, इसे हम 2f से भी डिनोट कर सकते, लिख दे, क्योंकि f के पद में ही प्राप्त करना है। तो यह ऐसे शो किए। अब इसमें समझना इसका सत्यापन पूरी तरह से, त्रिभुज को समरूप करना पड़ता है। तो जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो वह दोनों कोण क्या, दोनों कोण बराबर होने से वह समरूप हो जाता है, और वह शर्त ए शर्त कहलाता है, ए उपप्रमेय शर्त का। यहाँ देखिए बीम लगा, ये 90 कोण पर है, यहाँ भी 90 कोण है, ये भी 90 कोण पर बीम या प्रतिबिंब स्थित है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, इस दोनों कोण को बढ़ा, इसमें देखिए इसको 1 कर दिए, इसका नाम 1 रख दिए इस साइड का। तो सबसे पहले इसमें देखिए आई और आर क्या है, बराबर। इस डायग्राम में देखें आई जो है किसके बराबर है, आर के बराबर है। ये तो परावर्तन के नियम से यह होता ही है। इसी में और एक पार्ट देखिए, आर जो है वह क्या है, एंगल 1 के बराबर। यह कैसे बराबर है, तो यह सम्मुख कोण के नियम से। यहाँ देखिए सम्मुख कोण आर और ई, क्योंकि इस तरह से जब कोई किरण काटता है तो ये कोण जो है सम्मुख कोण, आमने सामने। तो इस तरह ये आर और 1 के बराबर। तो यहाँ जब आई आर के बराबर है परावर्तन के नियम से, और आर जो है 1 के बराबर है, तो इससे यह साफ क्लियर हो गया कि आई जो है वह एंगल 1 के बराबर। ये हमें इससे पहले दिखा देना प्रूफ, ताकि ट्रेंगल मिलेंगे। अब देखिए दोनों ट्रेंगल मिले। अब ट्रेंगल ए बी पी तथा ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी में, इन दोनों ट्रायंगल देखिए ए बी पी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ये दो ट्रायंगल हुआ। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या है, एंगल ए जो है वह एंगल ए डैश के बराबर है। इसके बराबर होने का कारण हुआ कि ये 90 डिग्री। फिर इसमें एंगल आई जो है, या एंगल इसे पी लिख सकते हैं, और इसका एंगल पी लिखे। यह बराबर क्यों है, तो यह है आई बराबर एंगल 1, इसका यह रीजन हुआ। ऊपर देख सकते हैं पी ए प्रूव्ड एबव, यहाँ साबित करके दिखाए हैं, तो लिख सकते हैं आई और 1 जो है बराबर है। तो इसमें आई इक्वल 1, यहाँ देखिए पी ए प्रूव्ड किया हुआ है। इससे क्या हुआ कि इन दोनों ट्रायंगल के दो कोण बराबर हो गए। तो जब दो कोण बराबर हो गए तो इसे लिखते हैं ए समरूपता। तो ये समरूपता से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, समरूप हो गया। ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ये दोनों त्रिभुज समरूप। और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा अनुपात है। तो ए बी, इस ए बी का संगत भुजा हुआ ए डैश बी डैश, देखिए दोनों अनुपातिक। फिर है ए पी,
तो यह हुआ ए पी, इसके संगत भुजा हुआ ए डैश पी, ए डैश पी, ऐसे फर्स्ट कर दिया। इसी तरह से हमें फिर और 2 ट्रायंगल का प्रयोग करना होगा और इसे इसी तरह अनुपातिक भुजा ज्ञात करें। तो अब देखिए फिर यहाँ से और 2 ट्रायंगल, यहाँ हुआ ए बी सी, एक ट्रायंगल हुआ, और दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा ए डैश बी डैश सी। यहाँ देखिए एक है यहाँ ए बी सी, यह पूरा कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी पूरा, इसमें से हटा ए डैश बी डैश सी, ये। तो इन दोनों में देखिए, इसमें फिर इसका एंगल ए और इस त्रिभुज के एंगल ए डैश, ये क्या है बराबर, इसका रीजन हुआ है 90। फिर इसमें है इसका एंगल सी, इसका एंगल बी सी, ये बराबर है। ये बराबर होने में इसको क्या लिखाएगा, यह कॉमन है, क्योंकि यह कोण दोनों त्रिभुज के लिए, एक बार दिखाते हैं पढ़ के। देखिए ए बी कौन सा कोण हुआ, यही कोण हुआ। फिर देखिए ए डैश सी बी डैश, दोबारा क्या इसी कोण, एक ही कोण का यहाँ 2 बार चर्चा, तो दोनों कोण भले ही है अलग अलग नाम में, लेकिन है एक ही कोण, इसलिए इसे बोलते हैं कॉमन हुआ। तो यहाँ भी यह दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हुआ। किस शर्त से, दोनों त्रिभुज ये समरूप हो गया। तब यहाँ देखे दोनों, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए ए समरूपता से, तो ये त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। तो यह दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो इसके फिर संगत भुजा, तो ए बी का संगत भुजा ढूंढिए, क्या है ए डैश बी। तो देखिए ए डैश बी। फिर है ए सी, तो ए सी के संगत भुजा क्या है ए डैश सी, लिखे। अब यहाँ ए सी को डायग्राम देखकर क्या लिख सकते हैं, देखिए ए सी, यहाँ से यहाँ है ए सी, तो इस ए सी को ए पी, यहाँ से यहाँ, फिर पी सी, दोनों के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। यह हुआ ए पी प्लस पी सी। फिर यहाँ ए डैश सी, ए डैश सी, तो ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस ए डैश पी। पी सी मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पी सी, अब माइनस ए डैश, ये घटा देंगे तो इससे क्या निकल जाएगा ए डैश सी, तो यही ए डैश सी। तो इसको डायग्राम के आधार पर इसको बदल दें, इसे कर देंगे सकेट। अब इन दोनों हिस्से में देखिए अच्छे से, इसका भी LHS में है ए बी बाई ए डैश बी डैश, इसका भी LHS में है ए बी बट्टा ए डैश बी डैश। तो दोनों का LHS बराबर है, तो दोनों का RHS भी बराबर हो जाएगा। तब इन दोनों शर्त को यहाँ से क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ से लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट में देखिए क्या है, यहाँ ए पी बाई ए डैश पी, तो यहाँ लिखे ए पी बाई ए डैश पी इक्वल, इसमें क्या है, इसका मान सेकेंड में ए पी प्लस पी सी बाई क्या है पी सी माइनस ए डैश पी, ये आया। अब यहाँ से क्या करना होगा, ये शर्त जब क्लियर हो गया, तब यहाँ से चिन्ह परिपाटी प्रयोग करेंगे और दर्पण सूत्र अपने आप मिल जाएगा। तो चिन्ह परिपाटी हम 3-4 बार रिपीट किए। अगर अच्छे से यह वीडियो देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, तो यह 3-4 बार रिपीट किए, फिर आज रिपीट कर रहे। ए पी क्या है, तो यू है, तो ए पी यू है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी समझाए हमेशा ही निगेटिव होता है, हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि यह आपतित किरण के विपरीत दिशा में एनी टाइम। तो इसका मतलब ए पी का चिन्ह जो होगा, अर्थात यू जो है वो किस में होगा, निगेटिव होगा। इसके बाद ए डैश पी क्या है, यहाँ प्रतिबिंब की दूरी को शो करता है। तो प्रतिबिंब देखिए कहाँ है, आपतित किरण की दिशा में, अर्थात P के सापेक्ष वह दाईं तरफ है। आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी मापा जाता है वह होता है पॉजिटिव। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें ए डैश पी हो गया प्लस भी,
इसके बाद है PC। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या वो सभी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसमें PC क्या आ जाएगा, यहाँ 2F, वह भी पॉजिटिव। तो यह हो गया इसका चिन्ह परिपाटी का प्रयोग। तो ये सभी चिन्ह परिपाटी का मान इसमें रखेंगे। देखिए AP की जगह पर क्या रखना होगा, -U। A'(P) की जगह पर क्या रखेंगे, +B। फिर AP की जगह क्या रखेंगे, -U, प्लस है प्लस। PC की जगह क्या लिखाएगा, +2F। PC की जगह क्या लिखेंगे, 2F। फिर माइनस का चिन्ह है माइनस। A'(P) की जगह क्या लिखाएगा, V। तब यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, तो -U को F से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2FU। -U के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ जाएगा U भी। फिर U भी को मल्टीप्लाई करें यहाँ -U भी। फिर V को 2F से मल्टीप्लाई करेंगे +2F। अब यहाँ U भी एक पक्ष में है, U भी इस पक्ष में, इसको इस पक्ष में ले आएंगे तो यह क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ गया 2F भी। इसको इस पक्ष में ले जाएंगे तो यह प्लस हो जाएगा क्योंकि इस पक्ष से माइनस में है। तो इस तरह से अब इसको लिखा जाए तो U भी जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2U भी। इसे लिख सकते हैं 2FU + 2F भी। तो यहाँ पिछले वीडियो में दिखाए थे, बिना भाग किए भी हम 1/F = 1/V + 1/U सिद्ध करके दिखा दिए थे। इसमें भी आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आसान होता है भाग करना। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में 2UVF से भाग करने पर, तो देखिए इसमें भाग करेंगे तो यहाँ है 2UV/2UVF, यहाँ है 2FU, यहाँ आ जाएगा 2FUV + 2FV/2UVF। तो इसमें कट कीजिए, 2U भी कट गया, यहाँ भी कट गया, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, 1/F। यहाँ भी U कैंसिल, F कैंसिल, 2 कैंसिल, क्या बचा, 1/V + यहाँ भी कैंसिल, तो यहाँ क्या बच जाएगा, U। तो इस प्रकार यहाँ 1/F = 1/V + 1/U साबित हुआ या उत्तल दर्पण।